नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण शास्त्र पर। अगर शिक्षण शास्त्र के वेटेज की बात रीट में करें तो रीट में 40 से 50 प्रश्न शिक्षण शास्त्र के पूछे जाते हैं, जिन पर हम बहुत ही बारीकियों से चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि शिक्षण क्या है। यदि शिक्षण शब्द को सामान्य अर्थ में लिया जाए तो शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, और जो शिक्षण शब्द है सामान्य अर्थों में इसे पठन पाठन कहा जाता है। अर्थात जो पठन पाठन की प्रक्रिया होती है उसे शिक्षण कहा जाता है। मैं कह सकता हूँ शिक्षण एक कार्य है जिसे कि शिक्षक के द्वारा क्लास में किया जाता है, या मैं कह सकता हूं शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, या फिर मैं कहूं शिक्षण एक कार्य है। सामान्य अर्थों में हमने पढ़ा कि शिक्षण एक पठन पाठन की प्रक्रिया है। फिर भी हम कहें शिक्षाविद इसके बारे में क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अगर बात करें इसके बारे में कि शिक्षण सही अर्थों में क्या है, तो सही अर्थों में कहें तो मॉरिसन ने शिक्षण के बारे में बताया कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा किसी कम परिपक्व व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बनाने के लिए जो अंतः क्रियाएं की जाती हैं उसे शिक्षण कहते हैं। कहने का मतलब है एक अधिक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा किसी कम परिपक्व व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बनाने के लिए जो अंतः क्रियाएं की जाती हैं उसे शिक्षण कहते हैं। इसमें दो शब्द आए, पहला अधिक परिपक्व और दूसरा व्यक्ति है कम परिपक्व। अगर यहीं से हम बात करें, ये किन व्यक्तियों की बात की जा रही है, अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति। जो अधिक परिपक्व व्यक्ति होता है वह होता है शिक्षक, और जो कम परिपक्व व्यक्ति होता है वह होता है शिक्षार्थी। अर्थात कहने का आशय है शिक्षक शिक्षार्थी को और अधिक परिपक्व बनाने के लिए, अर्थात और अधिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए जो अंतः क्रियाएं करता है उसे शिक्षण कहा जाता है। जब यहां शब्द आया परिपक्व शब्द, अधिक परिपक्व और कम परिपक्व, तो यहां परिपक्वता से आशय आयु से ना होकर, परिपक्वता से आशय आयु से ना होकर ज्ञान से होता है। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि शिक्षक की आयु शिक्षार्थी से अधिक हो। जैसे कि एक उदाहरण से समझे, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को कार चलाना सिखाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है जो व्यक्ति कार चलाना सिखा रहा है उसकी आयु सीखने वाले से अधिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो कार चलाना सिखा रहा है उसकी आयु सीखने वाले से कम हो सकती है। ऐसा है जॉन डीवी की। दूसरी परिभाषा जॉन डीवी की, यह एक महत्वपूर्ण नाम है। इस नाम को कई बार रीट ने पूछ रखा है, रीट में, आरपीएससी में कई बार पूछा गया है। इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पूछा गया था कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो 4 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन दे रखा था जॉन डीवी, जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं है। यह एक दर्शन शास्त्री थे, शिक्षाविद थे। तो जॉन डीवी
पहली बात तो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, एक बात क्लियर हुई यही। फिर मैं बताऊं जॉन डीवी की परिभाषा क्या है, शिक्षण के बारे में इनका विचार क्या है। तो जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि विषय वस्तु को संगठित करके, विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, दोनों ने ही प्रक्रिया बताया, मॉरिसन ने भी प्रक्रिया बताया और जॉन डीवी ने भी प्रक्रिया बताया, लेकिन अलग शब्दों में कहा जॉन डीवी ने कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ विषय वस्तु पाठ्यक्रम का एक भाग है और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का भाग है। इस पर भी बात करेंगे, आगे एक वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की। बाकी अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षण की। तो हमने अभी तक दो परिभाषाएं पढ़ी, मॉरिसन की परिभाषा पढ़ी, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा किसी कम परिपक्व व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बनाने के लिए जो अंत्य क्रियाएं की जाती हैं उसे शिक्षण कहते हैं। जबकि जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्षों को प्राप्त किया जाता है। यहां तक हमने भली बात ही समझा कि शिक्षण क्या है। फिर भी यहां जॉन डीवी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कोटेशन दी थी जॉन डीवी ने। यह बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, कई बार पूछ रखा है। आरपीएससी 2016 ने पूछा शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। फिर इसके बारे में मैं बताऊं, पहले हमने पढ़ा कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, तो यह बात बताई जॉन एडम्स ने। दोनों ही प्रश्न पूछ रखे हैं। आरपीएससी 2016 ने पूछा शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो यह जॉन डीवी का कथन है। और आरपीएससी 2010 ने पूछा कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो यह कथन जॉन एडम्स का है। दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है जॉन डीवी, शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है जॉन एडम्स। अभी अभी हमने शिक्षण के बारे में जाना। इससे आगे देखो, मैंने अभी 2 लाइन बताई थी कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये बात जॉन डीवी ने कही है। और शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, यह बात जॉन एडम्स ने कही है। दोनों ही कोटेशन आरपीएससी ने पूछ रखी हैं। बात करूं आरपीएससी 2016, तो उसमें पूछा गया शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा है? तो जॉन डीवी ने कहा है। बात करें यदि आरपीएससी 2010, तो प्रश्न पूछा गया शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है या किसका कथन है? तो यह कथन जॉन एडम्स का है। ध्यान रखें, दोनों ही जॉन है, जॉन डीवी और जॉन एडम्स। यहां तक हमने शिक्षण की बात करी। शिक्षण के लिए अगर और आगे बढ़े तो उसमें हम समझें कि शिक्षण के चर क्या हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि शिक्षण में किन तत्वों का समावेश होता है। यदि उन तत्वों के बारे में जाने कि कौन कौन से तत्व हैं, तो सबसे पहले मैंने एक मॉरिसन की परिभाषा बताई थी शिक्षण के लिए कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा किसी कम परिपक्व व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बनाने के लिए
जो अंत्य क्रियाएं की जाती हैं उसे शिक्षण कहते हैं। जिससे कि हमें पता लगता है कि शिक्षण में दो चर तो हैं ही। अधिक परिपक्व व्यक्ति होता है शिक्षक, और जो कम परिपक्व व्यक्ति होता है वह होता है शिक्षार्थी। जब कोई एक शिक्षक होगा तो पढ़ाएगा किसे? शिक्षार्थी को। जब दो चर हमें पता है तो तीसरा चर अपने आप निकालने के लिए, जब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में क्रियाएं होंगी, अर्थात शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ाएगा, तो पढ़ाएगा क्या? जो पढ़ाएगा वह क्या है? पाठ्यक्रम। तो शिक्षण के तीन चर होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। शिक्षण के तीन चरों में से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीट 2015 में पूछा, निम्न में से आश्रित चर है, जो कि इनके उपनाम है। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अगर मैं कह दूं इनके उपनाम क्या हैं, तो जो शिक्षक है वह स्वतंत्र चर होता है, और जो शिक्षार्थी है वह आश्रित चर होता है, और जो पाठ्यक्रम है वह दोनों के मध्य की कड़ी है, इसलिए इसे मध्यस्थ चर कहा जाता है। कहने का मतलब शिक्षण के तीन चर होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। जिनमें से जो शिक्षक है, शिक्षक स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी आश्रित चर और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। अगर मैं आधुनिक शिक्षण के हिसाब से बात करूं, तो आधुनिक शिक्षण में हमने पढ़ रखा है कि जो आधुनिक शिक्षण व्यवस्था है वह बाल केंद्रित है। तो उसके हिसाब से शिक्षक स्वतंत्र चर कैसे हुआ, तो इस तथ्य को बिल्कुल क्लियर करें। शिक्षक स्वतंत्र चर कैसे है? क्योंकि कोई भी शिक्षक हो वह अपनी शैली में पढ़ाता है, इसलिए प्रत्येक शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। मैं कहूँ शिक्षार्थी, शिक्षार्थी आश्रित चर होता है, क्योंकि वह शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई पद्धति के लिए आश्रित है, इसलिए शिक्षार्थी आश्रित चर है। और पाठ्यक्रम दोनों के बीच की कड़ी होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के लिए जुड़ते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है शिक्षण शास्त्र, और शिक्षण शास्त्र में लिखा हुआ है शिक्षण की अवधारणा। तो शिक्षण की अवधारणा को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो से जुड़े हो। इसी प्रकार शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ्यक्रम पर बात करते हैं, सिलेबस पर बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य की कड़ी होने के कारण मध्यस्थ चर कहलाता है। जैसा कि रीट 2015 में पूछा गया, निम्न में से आश्रित चर है, और ऑप्शन में थे शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या अभिभावक। तो आश्रित चर है शिक्षार्थी। प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से स्वतंत्र चर है, तो शिक्षक। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए निम्न में से मध्यस्थ चर है, तो पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। अगर इसी क्रम में और आगे बात की जाए, तो मैं कहूँ शिक्षण के प्रकार क्या हैं, शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से समझे एक बार, शिक्षण के प्रकार। अगर शिक्षण के प्रकार की बात की जाए, तो इसे भिन्न भिन्न आधारों पर बांटा गया है। सर्वप्रथम मैं बात करूं शासन प्रणाली के आधार पर। तो जो शासन प्रणाली है उसके आधार पर शिक्षण को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम मैंने कहा शासन प्रणाली के आधार पर। तो शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण को तीन भागों में विभाजित किया गया है, और जो तीन भाग हम पढ़ने वाले हैं उनको समझें कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम
प्रजातांत्रिक शिक्षण। और जो दूसरा शिक्षण है वह है निरंकुशवादी शिक्षण। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला प्रजातांत्रिक शिक्षण, दूसरा निरंकुशवादी शिक्षण और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तीनों को एक एक करके समझे। तो सबसे पहले मैंने कहा है प्रजातांत्रिक शिक्षण। तो प्रजातांत्रिक शिक्षण क्या है? शिक्षण की ऐसी व्यवस्था जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हों, वह प्रजातांत्रिक शिक्षण है। या मैं सामान्य शब्दों में कहूँ, ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें कि शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी के हितों का ध्यान रखा जाता है, वह प्रजातांत्रिक शिक्षण होता है। और प्रजातांत्रिक शिक्षण है वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण है। एमपी टीचर में प्रश्न पूछा गया, निम्न में से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण है प्रजातांत्रिक शिक्षण, निरंकुशवादी शिक्षण या हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण है वह है प्रजातांत्रिक शिक्षण। और इसके सर्वश्रेष्ठ होने का कारण है, जो प्रजातांत्रिक शिक्षण है उसमें शिक्षार्थी के हितों का ध्यान रखा जाता है। और हमने पढ़ रखा है कि जो आधुनिक शिक्षण व्यवस्था है वह बाल केंद्रित है। जो आधुनिक शिक्षण व्यवस्था है वह बाल केंद्रित है। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के बाल केंद्रित होने के कारण जो प्रजातांत्रिक शिक्षण है वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण कहलाया। इसके बाद में दूसरा देखो निरंकुशवादी शिक्षण। निरंकुशवादी शिक्षण क्या है? ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें कि शिक्षार्थी के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसे निरंकुशवादी शिक्षण कहते हैं। जैसे कि शासन के आधार पर बांटा गया, तो अपन बात करें कि शासन के आधार पर जिस प्रकार से एक राजा होता है वह अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखे, तब तो वह शासन कहलाता है प्रजातांत्रिक। और यदि वह अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखे तो वह कहलाता है निरंकुशवादी, मतलब अपने आप को दूसरों पर थोपना निरंकुशवाद कहलाता है। इसी प्रकार जब शिक्षक अपने आप को शिक्षार्थियों के ऊपर थोपता है तो वह निरंकुशवादी शिक्षण है। अर्थात ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें कि शिक्षार्थी सक्रिय नहीं रहता हो, वह निरंकुशवादी शिक्षण है। अर्थात शिक्षार्थी के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता हो, वह निरंकुशवादी शिक्षण कहलाता है। तीसरा शिक्षण हस्तक्षेप रहित शिक्षण और महत्वपूर्ण शिक्षण। जो हस्तक्षेप रहित शिक्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण है। जैसे कि मैं कहूँ ये महत्वपूर्ण कैसे है, पहले तो हम समझे कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण क्या है। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें कि शिक्षक अनुपस्थित रहकर शिक्षार्थी को शिक्षण कार्य कराता हो, वह हस्तक्षेप रहित शिक्षण है। लेकिन बात कैसे समझ में आए कि शिक्षक अनुपस्थित होकर भी शिक्षार्थी को कैसे शिक्षण कार्य कराए। जैसे कि तुम इस डिजिटल युग में जैसे कि YouTube वीडियो से शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा कराया जाए तो वह हस्तक्षेप रहित शिक्षण है। इस शिक्षण की आवश्यकता आपातकाल में होती है। जिस प्रकार से कि एक उदाहरण के लिए बताऊं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, तब वहां पर इस शिक्षण का प्रावधान आया। हस्तक्षेप रहित शिक्षण के द्वारा बालकों को शिक्षण कराया गया। कैसे? अगर बात करें प्राथमिक स्तर की, तो प्राथमिक स्तर पर
कुछ इस प्रकार की किताबें उपलब्ध कराना जैसे कि ऐसे बना दिया गया अ, और बालक को ऊपर इंडिकेशन में लिखा गया कि इसके ऊपर बनाए, तो बालक इसके ऊपर बना के सीख रहा है, ऐसे करके सीख रहा है, तो वह शिक्षण कौन सा है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण है। कहने का मतलब है ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें कि शिक्षक के अनुपस्थित होते हुए भी शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, वह हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है। या फिर मैं कहूँ, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा अविक्रमित अनुदेशन। जो अविक्रमित अनुदेशन है वह हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है। जो अविक्रमित अनुदेशन है स्किनर के द्वारा दिया गया, वह भी हस्तक्षेप रहित शिक्षण का ही एक स्वरूप है। शिक्षण के प्रकारों को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार, तो सर्वप्रथम हमें पता हो कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह है बालक का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बालक का सर्वांगीण विकास करना। और बालक का सर्वांगीण विकास कब हो पाएगा? जब बालक का ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और शारीरिक पक्ष मजबूत होगा, तब बालक का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अगर यहीं से हम समझें, यदि इन तीनों पक्षों की मैं जांच कर दूं, यदि इन तीनों पक्षों की जांच कर ली जाए तो वह कहलाता है मूल्यांकन। और यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षण की, तो बालक का सर्वांगीण विकास क्या है? तो बालक का ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और शारीरिक पक्ष तीनों ही प्रबल होंगे, तब बालक का सर्वांगीण विकास होगा। और यहाँ कह रहा है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार क्या हैं। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा है भावात्मक शिक्षण, और तीसरा जो कि मैंने यहां लिखा है शारीरिक पक्ष। तो शारीरिक पक्ष को शिक्षक के द्वारा बालक को क्रियात्मक कार्य करवाकर बालक का शारीरिक विकास किया जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वह है क्रियात्मक शिक्षण। अर्थात उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा भावात्मक शिक्षण और तीसरा क्रियात्मक शिक्षण होता है। हमें चीजों को रटना नहीं है, समझना है। और समझे कैसे? सबसे पहले हमने समझा कि शिक्षण के प्रकार उद्देश्य के आधार पर। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का उद्देश्य था बालक का सर्वांगीण विकास करना। और बालक का सर्वांगीण विकास कब होता है? जब बालक का ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और शारीरिक पक्ष तीनों ही प्रबल होंगे, तब बालक का सर्वांगीण विकास होगा। और उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। जो ज्ञानात्मक शिक्षण है, इसके अंतर्गत बालक को ज्ञानात्मक क्रियाओं के लिए बालक की मानसिक क्रियाओं को प्रबल बनाया जाता है। और बालक की मानसिक क्रियाएं, बालक को ज्ञान देने से उसकी मानसिक क्रियाएं प्रबल बनती हैं। दूसरी बात, भावात्मक शिक्षण। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें कि बालक के भावों को प्रबल बनाया जाए, उसे भावात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे कि बालक को हमने बताया कि गाय के गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है, तो वह रहा ज्ञानात्मक शिक्षण। और यदि मैंने बालक को बता दिया कि गाय हमारी माता है, तो यह रहा भावात्मक शिक्षण।
तीसरी बात क्रियात्मक शिक्षण, तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें कि शिक्षक के द्वारा बालक के शारीरिक अंगों को प्रबल बनाने के लिए खेल और अन्य क्रियाएं करवाई जाती हैं, उन्हें क्रियात्मक शिक्षण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अर्थात उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक शिक्षण। इससे आगे समझे चिंतन के आधार पर शिक्षण के प्रकार, या फिर मैं कह दूं स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो जो स्तर रखा गया है बालकों के अनुसार स्तर रखा गया, तो स्तर के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। और तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो तीनों को समझे। सबसे पहले देखो स्मृति स्तर। तो जो स्मृति स्तर शिक्षण है यह अधिकांशतः प्राथमिक स्तर के बालकों को कराया जाता है। अर्थात प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए कौन से स्तर का शिक्षण उपयोगी है, तो स्मृति स्तर का शिक्षण प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। कैसे पता चले हमें कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए स्मृति स्तर शिक्षण उपयोगी है? जैसा कि आपको पता होगा तो बालकों को प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक रटाया जाता है। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये बालक को रटाया जाता है। क्यों रटाया जाता है? क्योंकि बालक की स्मृति को तेज करने के लिए बालक को प्राथमिक स्तर पर यह शिक्षण दिया जाना चाहिए, स्मृति स्तर शिक्षण, जिसके बारे में हार्वर्ड ने बताया था। इसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया है कि स्मृति स्तर प्रतिमान किसने दिया, तो स्मृति स्तर प्रतिमान है वो हार्वर्ड ने दिया है। और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए स्मृति स्तर शिक्षण कराया जाए। दूसरा है बोध स्तर शिक्षण, और जो बोध स्तर शिक्षण है वह है उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है। उच्च प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए बोध स्तर शिक्षण कराया जाए। और जो प्रतिमान है बोध स्तर प्रतिमान मॉरिसन के द्वारा दिया गया। एक बार प्रश्न पूछ रखा था L2 में, बोध स्तर प्रतिमान किसने दिया, तो मॉरिसन ने। इसीलिए मैंने तीनों के नाम बता रहा हूं, हार्वर्ड, मॉरिसन और तीसरा बताऊंगा चिंतन स्तर का। जो चिंतन स्तर है वह उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, जो कि चिंतन स्तर प्रतिमान हंट ने दिया। चिंतन स्तर प्रतिमान हंट ने दिया। अगर तीनों को उदाहरण से क्लियर करें तो उदाहरण से समझो एक बार। जब तुम्हें प्राथमिक स्तर के पेपर दिखाए जाएं, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बालकों के पेपर दिखाए जाएं, तो उनमें कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बालक को पहले कहानी पढ़ाई गई कि एक बार एक किसान था और किसान का नाम रामू था, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किसान का नाम क्या था। अगर इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं तो वो क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि वह पेपर स्मृति स्तर के आधार पर बनाया गया है कि उनका उद्देश्य है कि बालक को अधिक से अधिक रटाया जाए। दूसरी बात, अगर प्रश्न बोध स्तर पर हो तो बोध स्तर पर प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि संज्ञा की परिभाषा पढ़ाई और साथ में पूछ लेगा संज्ञा की परिभाषा पढ़ाने के बाद में क्या उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो बालक को उदाहरण सहित स्पष्ट कब कर पाएगा? जब बालक को संज्ञा के बारे में ठीक से बोध हो पाएगा, ज्ञान हो पाएगा, तब बालक उसे स्पष्ट कर पाएगा।
तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पूछे जाते हैं वह अधिकांशतः प्रश्न बोध स्तर पर आधारित होते हैं। जो चिंतन स्तर प्रतिमान है वह हंट के द्वारा दिया गया और चिंतन स्तर के द्वारा शिक्षण उच्च माध्यमिक स्तर पर करवाया जाता है। जैसे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आपकी धारा 370 के ऊपर क्या राय होती, अपने विचार लिखें। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो वह उनका संबंध चिंतन स्तर से है और ऐसे प्रश्न सर्वाधिक उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च कक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से अपने रीट के लिए प्रश्न बने कि जो स्मृति स्तर प्रतिमान है वह किसने दिया है, तो हार्वर्ड ने। यदि प्रश्न पूछा जाए बोध स्तर प्रतिमान है तो किसने दिया, मॉरिसन ने। यदि प्रश्न पूछा जाए जो चिंतन स्तर प्रतिमान है वह किसने दिया, हंट ने। स्तर के आधार पर शिक्षण को बांटने के लिए बालक की योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन से स्तर का शिक्षण उपयोगी है, स्मृति स्तर, बोध स्तर या चिंतन स्तर, तो हमारा उत्तर होगा स्मृति स्तर, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बालकों को सर्वाधिक रटाया जाता है। और दूसरी बात, यदि पूछ लिया जाए कि बालक को ज्ञानात्मक स्तर के या बोधात्मक प्रश्न सर्वाधिक कौन सी कक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में। और तीसरा है चिंतन स्तर, तो चिंतन स्तर के प्रश्न सर्वाधिक उच्च कक्षाओं में पूछे जाते हैं।